हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो सामान्य विज्ञान की 3000 एमसीक्यूज की जो रिवीजन एक्सप्रेस चल रही थी, आज उसका ये 19वां एपिसोड है। अब तक हम लोग 18 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं और आपको पता है कि रेलवे का जो एग्जाम का दौर है वो अब शुरू होने ही वाला है। आपका एलपी का एग्जाम पहले होगा, फिर टेक्नीशियन होगा, उसके बाद आपका जेई का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है और साथ ही साथ ग्रुप डी के एग्जाम आने वाले हैं। तो इन सब के लिए आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको लगाना ना भूलें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस देखे गए हैं, जो पहले के एलपी के क्वेश्चन पूछे गए थे या एनटीपीसी वो सारे के सारे इन्हीं पर बेस्ड थे जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो इनको बिल्कुल ना मिस करें, इनको जरूर लगाएं। ये आपका बाइलिंगुअल है और इसका जो पीडीएफ है वो आपको नीचे टेलीग्राम का एक लिंक दिया होगा, वहां पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। जो पढ़ाया हुआ पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 605 क्वेश्चन कर लिए थे, 606वें क्वेश्चन से हमको आगे बढ़ना था। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h above द ग्राउंड ड्यूरिंग इट्स राइज, द ऑब्जेक्ट विल हैव डैश एट 3/4 ऑफ द हाइट h। यानी कि अगर आप इनिशियल पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर इसका इनिशियल पोजीशन है, ऊपर की तरफ फेंकते हो मैक्सिमम हाइट h तक, तो इसके 3/4 हाइट तक इस ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा? क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी केवल रहेगी या फिर कोई सामान्य पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी रहेगी, या फिर इनमें से एक एनर्जी कम होगी या अधिक होगी? तो देखिए, आप यहाँ पर हाइट को फिलहाल में 100 मान लो ताकि आसान हो जाए थोड़ा। 100 मीटर मैंने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर हम उछालते हैं तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड धीरे धीरे ऊपर जाते जाते कम होगी और एक समय आएगा कि ये रुक जाएगी, फिर वापस नीचे आने लगेगी। तो एक साइड में लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी और एक साइड में लिख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 100 है इनिशियली, तो धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ किसी चीज को फेंकते हो तो धीरे धीरे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जाती है। 90 होगी, 80 होगी, 70 होगी और मिड में जाकर के मान लीजिए यहाँ पर मिड आपका कितना हो जाएगा, 50 मीटर, क्योंकि टोटल हमने 100 माना है। तो ये जो आपका एनर्जी है ना, पहले 100 था, वो भी आपका आधा हो जाएगा, यानी 50 जूल हो जाएगा। तो आधी एनर्जी कहाँ गई? ये काइनेटिक एनर्जी जो 100 जूल थी पहले, अब ये आधी एनर्जी कहाँ गई? ये कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। यानी यहाँ पर तो ग्राउंड पर जब ये थी, जब आपने इसको फेंका स्टार्टिंग में, तो ये इसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। 10 होगा, 20 होगा, ऐसे 30, 40 और आधे डिस्टेंस तक ये कितना हो जाएगा? 50 जूल हो जाएगा। यानी आपसे अगर पूछा होता कि h/2 पोजीशन पर ऑब्जेक्ट में क्या होगा, तो दोनों इसमें एनर्जी होगी, पोटेंशियल और काइनेटिक, और बराबर भी होगी। लेकिन जैसे जैसे और हाइट पर हम जाएंगे ये काइनेटिक एनर्जी और कम होगा और कन्वर्ट होता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। यानी आपका 40 होगा, 30 होगा, 25 होगा, क्योंकि आपको 3/4 पे पूछा है ना, यानी 75 मीटर यहाँ पर होगा। आप अगर 100 मीटर मान के चले हो तो इस 75 मीटर पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती होती 25 जूल हो जाएगी। यानी बचा खुचा इसका जो 75 जूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका पोटेंशियल एनर्जी में। आप वैसे भी देख लो, पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी ना हाइट के साथ, तो 50 के बाद 60, 70, 75 ऐसे होगी और मैक्सिमम हाइट पर जाकर के ये काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, 0 जूल, और ये आपका मैक्सिमम हाइट पर जाकर के 100 जूल हो जाएगा। यानी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी इस पोटेंशियल एनर्जी में। तो यही तो आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बल्कि ये आपका काइनेटिक एनर्जी देखिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम होता है हाइट पर, राइट? तो हमसे तो 3/4 पे पूछा था। आप देख लो यहाँ पर 75 जूल है पोटेंशियल एनर्जी, और जबकि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो 25 जूल है। यानी कि मोर पोटेंशियल एनर्जी और लेस काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हाइट पर क्या होता है और हाइट से नीचे आते समय क्या होता है। आगे है, एन अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग कंटेन्स, यानी एक अनिषेचित मानव अंडाणु में डैश होता है। अब ये देखिए, एग का मतलब ये फीमेल की बात हो रही है। फीमेल के एग में क्या होता है इनमें से? अब अगर एक बार हम पहले पूरे सेल की बात करें तो फीमेल के कंडीशन में टोटल 46 क्रोमोसोम, ठीक है, 46 प्लस XX क्रोमोसोम होते हैं। और वहीं पर एग की बात करें जो पूछा है, इसमें टोटल 23 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 ऑटोसोम और XX क्रोमोसोम होता है जो कि X होता है। और अगर यही चीज हम मेल में बात करें, मेल में, और उसमें भी पहले पूरे सेल की बात करें, तो यहाँ पर 46 प्लस XY क्रोमोसोम होता है। जबकि इनके अंदर स्पर्म में, क्योंकि मेल के अंदर क्या होता है? स्पर्म, जिसको शुक्राणु कहते हैं, ठीक है, शुक्राणु, जबकि फीमेल में एग या फिर अंडाणु कहते हैं। तो इसमें आपका भी 23 क्रोमोसोम, जिसमें 22 प्लस X हो सकता है या फिर
22 प्लस वाई, ये टोटल आपकी बात हो गई मेल की। हमसे तो पूछा था एग में, तो ये फीमेल की बात कर रहा है। और फीमेल में आप देख सकते हो एग में एक्स क्रोमोसोम है केवल एक, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 एक्स क्रोमोसोम होता है, राइट। आगे है द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछ दिया गया है, लेकिन इसको हम लोग कर चुके हैं कि किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। तो मेंडलीव साहब जब अपना पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी कि ये एका एल्युमिनियम कहलाएंगे आगे चल करके, या एका सिलिकॉन, या फिर एका बोरान। मतलब उन्होंने कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए और उनको ये नाम दे दिया, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन और एका बोरान। लेकिन यही जो एलिमेंट्स थे ये नए तत्वों को खोज करने के लिए प्रेरित किए, और ये आगे चल करके गैलियम कहलाए। मतलब जो एका एल्युमिनियम है ये गैलियम कहलाया, और जो एका सिलिकॉन है ये जर्मेनियम कहलाया, और जो एका बोरान है ये स्कैंडियम कहलाया। ये कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मेंडलीव साहब की वजह से हुआ, तो मेंडलीव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ डैश, यानी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसके जैसा है। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के पास होता है केवल एक प्रोटॉन, और कोई भी इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता। आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें है वो एक है, ठीक है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा किनके में होता है, कौन से ग्रुप में होता है इनमें से। तो जो आपका पहला ग्रुप होता है जिसमें आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब आते हैं। जैसे आपका लिथियम हो गया, एटॉमिक नंबर 3 है, यानी 2 और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं जो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स है वो एक है, इसके वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो भी इनमें केवल एक ही होगा। तो ये इनसे मिलता जुलता है। और पहले ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम एल्कली मेटल यानी क्षार धातु कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं के जैसा ये दिखता है, हालांकि इसका जगह फिक्स नहीं है, बट इन्हीं के जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखता है। आगे है कि इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3 kg per meter cube and density of copper is 8.9 into 10 to the power 3 kg per meter cube, then the relative density of copper will be। तो इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। जब भी आपसे रिलेटिव डेंसिटी पूछे, तो जिसका भी आपसे पूछा है, जैसे आपसे किसका पूछा है, कॉपर का, तो कॉपर का जो डेंसिटी है उसको आप ऊपर लिख दो, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में, एक ही तो आपको दिया हुआ है केवल वाटर, तो उसकी डेंसिटी आप वाटर की डेंसिटी नीचे लिख दो, है ना। तो ये आपका रिलेटिव डेंसिटी बन जाता है। और कोई भी रिलेटिव चीज जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि हम किसी के सापेक्ष किसी को देख रहे हैं। तो आप रख दो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ कॉपर रख दो। कॉपर की डेंसिटी दिया हुआ है 8.9 इंटू 10 to the power 3, और यूनिट से तो कोई मतलब नहीं है, बट आप देख लो केजी पर मीटर क्यूब जो है वो पूरा का पूरा कट जाएगा, क्योंकि नीचे आपको वाटर की डेंसिटी लिखनी है जो कि है 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। तो ये सब कट जाएंगे, और 10 to the power 3 से 10 to the power 3 कट गया, आपका सिंपली 8.9 आ गया। तो ये तो फालतू का आपको एक नंबर देकर के चला जाता है। मतलब इजी सा क्वेश्चन, आपने जहां देखा टिक कर दिया आंसर की, डी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। आगे है इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स आर फाउंड। तो अंतर्वेशी विभज्योतक डैश में पाए जाते हैं। ये एक तरीके का टिश्यू है, उत्तक है, जो कि पौधों में पाया जाता है, इंटर कैलरी मेरिस्टम। वैसे तो मेरिस्टम का नाम ही विभज्योतक, यानी ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो विभाजित हो सकते हैं, जिनमें सेल डिवीजन हो सकता है, ठीक है, सेल डिवीजन हो सकता है। बाकी कुछ ऐसे भी आपने टिश्यूज देखे थे, जैसे पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, जो परमानेंट थे, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। लेकिन ये जो मेरिस्टेम है, जो विभज्योतक है, ये भी 3 तरीके के हैं। एक आपका एपिकल मेरिस्टेम, एक आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम, और एक आपका लैटरल मेरिस्टेम। तीनों को आप ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ इनका लोकेशन ध्यान रखिएगा कि ये पौधों में कहाँ पाए जाते हैं। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, ये पौधों का जो तना होता है उसके ऊपरी भाग में पाया जाता है, यहाँ पर। और इसका काम है ये तने को ग्रोथ कराना, इसके जो तने हैं इनको बढ़ाना, साथ ही साथ इनमें और भी सारे ब्रांचेज खोलना, यानी इनकी और शाखाएं बनाना। और ये जो आपका इंटर कैलरी मेरिस्टम्स है, जो आपसे पूछा गया है, ये पाया जाता है पत्ते जो है ना, जो पत्तियां, आप देखते हो कि कुछ गांठें बनी होती हैं इनके तनों में, और वहीं से कुछ पत्ते निकलते हैं, है ना। तो ये पत्तों का जो तना है यहाँ तक आया हुआ है, इसके बेस में ये पाया जाता है, ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टम है, राइट। और बाकी एक आपका लैटरल जो मेरिस्टम है, ये जो तना है इसके बाहरी आवरण पे पाया जाता है, जो कि इनके मोटाई को बढ़ाते हैं, इनके चौड़ाई को बढ़ाने में मदद करते हैं, लैटरल मेरिस्टम। हमसे तो इंटर कैलरी मेरिस्टम पूछा है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा कि एट द बेस ऑफ लीव्स, पत्तियों के आधार पर, ये जो पत्तियां हैं ये इनका आधार है, बेस है, यहाँ पर पाया जाता है, और ये इनको ग्रोथ करने में हेल्प करता है, इनके पत्तियों को, इनके पत्तियों के तने को, ठीक है, जो शाखाएं निकली हैं। तो ये आप ध्यान देना। बाकी अगर कोई पूछे कि इनकी चौड़ाई को बढ़ाने में कौन मदद करता है, तो वो लैटरल मेरिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आप इसको पीडीएफ में पढ़ लेना। आगे है when a stone is released with zero velocity from the top of the tower, it reaches the ground in 4 seconds. What is the height of the tower? यहाँ पे आपसे बोला है g की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, आराम से आंसर आ जाएगा,
लेकिन ना समझ में आया तो पहले आप लिखा करो हर एक चीज। आपको जी पता है, आपको टाइम पता है 4 सेकंड में, है कि नहीं, टी पता है, और इवन आपको दिया गया है कि रिलीज्ड विथ जीरो वेलोसिटी, एक पत्थर को शून्य वेग के साथ छोड़ा जा रहा है, यानी आपको इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है 0। तो कौन सा इसमें हम रिलेशन फिट करें जिससे हमको हाइट पता चल जाए ना। हमसे तो क्या पूछा है, व्हाट इज हाइट ऑफ द टावर, यानी एक तरीके से एच पूछा है। अब हमको पता है कि जो मोशन होता है उसका सेकंड इक्वेशन अगर आप लगा दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर आप जी ले लो क्योंकि हमको जी की वैल्यू गिवन है, जी टी स्क्वायर। तो सिंपली जो एस है यही आपको हाइट बताया गया, यानी कितना ये डिस्प्लेस हुआ, ऊपर से पत्थर गिर रहा है नीचे तक आया, तो इसका मतलब है जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ यही तो इसकी हाइट होगी। तो इसमें आप वैल्यूज को रख दो, देखो सब कुछ यहाँ पर है जो जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो एस इज इक्वल टू यू, यू हमारा 0 है इनिशियल वेलोसिटी, सो ये तो 0 हो गया, 1/2। जी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए बोला है, अगर ना दिया होता तो आप 9.8 लेते। बाकी टी की वैल्यू आपको गिवन है 4 स्क्वायर, ठीक है, तो 4 × 4 मैंने लिख दिया। बाकी आप ध्यान देना, अगर ये जो पत्थर नीचे गिर रहा है अगर यही चीज ऊपर फेंका जाता तो जी की वैल्यू नेगेटिव होती, क्योंकि हमेशा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर नीचे की तरफ लग रही है तो ये माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर तो नीचे की तरफ ही गिर रही है, इसी डायरेक्शन में है, तो आपका ये जी पॉजिटिव में ही रहेगा। बाकी यहाँ से आप इसको काट दो, 10 दूनी के 20, 20 चौका 80 हो गया, यानी आपका 80 मीटर करेक्ट आंसर हो गया। तो काफी इजी था, बस समझाने को है, अदरवाइज तो काफी इजी है। आगे है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये भी क्वेश्चन, मतलब ये तो इतना वाहियात सा आंसर दिया गया है कि आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो, क्योंकि आपसे फोर्स पूछा गया है और फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, और तो कहीं पे न्यूटन दिया नहीं गया है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर ऐसा कुछ ना दिया होता, कुछ और वैल्यूज दी होती तो सिंपली आपको पता है जो फोर्स होता है हमको तो फोर्स ही निकालना है। ये क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आपको नहीं दिया है बट मास तो दिया है ना 100 kg, ये केजी में ही होता है, तो ये आपने लिख लिया। एक्सेलरेशन नहीं दिया, लेकिन एक्सेलरेशन तो आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आपको दिया गया है कि 5 सेकंड में ही ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर लेती है, और इनिशियल इसकी जो वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो 15 - 5 बटे ये 5, टोटल 10, 5 आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, इसलिए ए की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू, और ये आपका आ गया 200 न्यूटन। तो यहाँ से आपका डी आंसर करेक्ट हो गया, तो कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं था। आगे है कि व्हाट हैपेंस इफ यू फिल अ ग्लास कंप्लीटली विथ वाटर एंड आइस एंड द आइस कंप्लीटली मेल्ट्स। यदि आप एक गिलास को देखिए इस तरीके से, इसको पानी और बर्फ दोनों के साथ भरते हो एकदम फुली, तो आप बताओ कि जब ये बर्फ पूरी तरीके से पिघल जाएगा तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में। क्या ये जो पहले लेवल है पानी का यहाँ तक, ये देखिए जो लेवल है पानी का वो यहीं तक है, ठीक है, मैं अगर कलर चेंज कर लूँ यहाँ पर, तो पहले जो लेवल है पानी का वो यहाँ तक है, ये ग्लास ऐसे है कुछ, लेकिन आप बर्फ देख रहे हो इस पानी के लेवल के थोड़ा सा ऊपर भी है और अंदर भी है। तो क्या ऐसा होगा कि जब बर्फ पिघलेगा तो पानी नीचे की तरफ गिरेगा, या फिर इसी लेवल पे रह जाएगा, या फिर ये जो बर्फ का टुकड़े हैं वो नीचे जाकर के बैठ जाएंगे, क्या होगा इन ऑप्शंस में से। तो आर्किमिडीज ने यह समझाया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में पार्शियली डूबा हुआ है या पूरी तरीके से डूबा हुआ है, तो जितना भी स्थान घेरे हुआ है पानी में, स्पेशली पानी की बात हो रही है, तो बर्फ भले ही आपको ऊपर दिख रहा है, लेकिन जो पानी में जितना स्थान ये घेरे हुए हैं, तो बर्फ पिघलने के बाद ये इसी स्थान को कवर कर लेगा। भले ही ये ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये इतने स्थान को ही, जितने स्थान को पानी में घेरे हुए हैं ना, उतने ही स्थान को घेर लेगा पिघलने के बाद, यानी कि जो लेवल है वो उतने का उतने ही रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर उठा हुआ है तो पानी थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ये आर्किमिडीज ने समझाया था, इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था पिछले के लेक्चर्स में। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जल स्तर जो है यानी वाटर लेवल है विल रिमेन सेम, यानी उतना ही रहेगा जितना पहले था। आगे है इफ एन एजेंट डज अ वर्क W इन T टाइम देन पावर इज गिवन बाई। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन ही टफ या मीडियम लेवल के होंगे, बट आपको पता है सिंपली कि अगर एनर्जी हमने लिखा है, एनर्जी ये क्या होता है, अगर हम पावर को टाइम के साथ देखते हैं, टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके, तो यही हमारा एनर्जी होता है, और इसी एनर्जी को हम लोग वर्क भी कहते हैं, तो दोनों के लिए सेम बात है। तो पावर क्या हो जाएगा कि कितना आप वर्क कर रहे हो कितने टाइम में, तो ये जो रेट है ना वर्क करने का, जो रेट है टाइम है, वही हमारा कहलाता है पावर। तो आप देख लो यहाँ पर वर्क अपॉन टाइम, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। इजी क्वेश्चन। आगे है अ सॉल्यूशन कंटेन्स 31 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमको सिंपली मास परसेंटेज निकालना है, वो भी कंसंट्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप ध्यान रखना कि अगर ये एक बर्तन है, इसमें आप पानी रखे हो, ठीक है, H2O,
और ऊपर आप नमक ले लेते हो, ठीक है, कोई भी कॉमन साल्ट आपने ले लिया। ये अगर कम मात्रा में, जो भी कम मात्रा में होता है जिसको आप ज्यादा मात्रा में मिलाते हो वो आपका कहलाता है सॉल्यूट। सॉल्यूट। और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। यानी जो सॉल्यूट है इस सॉल्वेंट में घुलेगा, जब ये घुल जाएगा तो इसी को हम लोग कह देंगे कि ये टोटल एक सॉल्यूशन बन गया। तो आपको तो निकालना है कंसंट्रेशन, वो भी इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो आप निकाल लो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगा, या इसी को मोलरिटी कहते हैं, वो आपका क्या होगा, आपको सोल्यूट को ऊपर रखना है, यानी जिसको आप मिला रहे हो इसी का आपको पूछा है, सोल्यूट को ऊपर आप रखो, या यहाँ पर लिख दो अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। और नीचे आपको रखना है ये जो सोल्यूट है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अभी मैंने आपको बताया कि सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर एक में मिक्स हो गए तो ये हमारा क्या बन जाता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन कह देते हैं। तो आप नीचे सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ से देख लो अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है, 31 ग्राम, जो कम मात्रा में है वो 31 ग्राम है। टोटल जो सोल्यूशन बना है वो कितना है, तो 31 ग्राम तो आपका सोल्यूट इसमें मिला, नमक मिला है कि नहीं। और ये आपका जो पहले से वाटर था वो दिया हुआ है कि 320 ग्राम वाटर था, तो 31 प्लस 320 अगर आप ऐड कर देते हो तो ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा। अब आप इसी को सिंपली सॉल्व कर लो, इसमें 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देना तो आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। कितना आएगा ये, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 31/320 है, और 31 अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो सिंपली 300, ये आपका 51 हो जाता है कि नहीं, और इंटू 100। अब देख लो कि ये 351 में 31 इसका कितना परसेंटेज बनता है, तो सिंपली 35 ही दिख रहा है कि ये 10% बनेगा, 35 है कि नहीं। तो ये तो 35 से कम है 31, कितना कम है 4, तो ये 10 से कम आएगा, 10 से कम तो सारों के सारे ही हैं, हालांकि बहुत करीब करीब है, तो आप इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। और वैसे भी आप देख लो कि इसका 1% लगभग 3.5 के बराबर है, तो 3.5 के बराबर का मतलब कि आप एक और कम हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये 4 कम है 35 से, तो लगभग ये आपका आ जाएगा 8 के करीब आ जाएगा ना, 10 है तो 8 में थोड़ा सा अधिक, या 9.09 के करीब आ रहा है। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, मैं इसको पूरा विधिवत नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो लगभग आपका 9.09% के करीब आ जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस। तो क्षारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। अब ये स्वाद में खट्टे होते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एसिड का नेचर होता है। तो हालांकि आपसे पूछा भी था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहले ही आपको मिल गया, यही सही नहीं था, तो आप इसको टिक भी कर दोगे आसानी से। और भी चीजें देख लो कि ये OH आयन देता है, बिल्कुल ये OH आयन रिलीज करता है, ये सही है। स्लिपरी टू टच, छूने पर ये समर्पणशील होते हैं, बिल्कुल स्लिपरी होते हैं थोड़ा सा, ये भी सही है। और स्वाद में ये कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, ये भी सही है। तो एक ही हमारा यहाँ पर गलत था जो कि हमसे पूछा था, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है 1 ATM इज इक्वल टू कितना पास्कल। अब आपको पता है जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, यानी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया, इसी को हम लोग लिखते हैं पास्कल। अब हमसे तो 1 ATM पूछा, यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना पास्कल होगा, तो आप ये ध्यान देना कि एक ATM बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। और भी चीजें आप ध्यान में रखो, अगर 1 ATM ही पूछे आपका, 1 ATM में कितने टॉर होते हैं, तो ये 760 टॉर होते हैं, ठीक है, 760 टॉर। और भी आप ध्यान रखना कि अगर ये पूछे आपसे कि एक ATM में कितने बार होते हैं, तो 1 पॉइंट, ये जो आप जी लिखे हो ना 1.013 इतने बार होते हैं। या फिर आपसे पूछ देगा कि 1 बार इज इक्वल टू कितने पास्कल, तो ये आपका 10⁵ पास्कल होता है। ये जितने भी मैंने लिखा है अभी, इसको आप जरूर नोट डाउन करके लिखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में जरूर ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा और आपका 1 नंबर छीन भी सकता है और आपको दे भी सकता है, तो आप इसको जरूर करिएगा। मेरे हिसाब से इस बार जरूर ये क्वेश्चन इनमें से पूछा जाएगा, ठीक है। आगे है कि वर्तमान में वैज्ञानिक डैश पदार्थ की अवस्थाओं की बात करते हैं, यानी प्रेजेंटली साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ डैश स्टेट ऑफ मैटर। तो कितने स्टेट ऑफ मैटर हैं अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, तो ये टोटल है आपके 5। ठोस, द्रव, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, साथ ही साथ आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा तक तो आपको पता है। बाकी अपने भारतीय साइंटिस्ट है सत्येंद्र नाथ बोस, इनके नाम पर और आइंस्टीन के नाम पर बोस आइंस्टीन संघनन या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट करके ये पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। ये कब मिलती है, तो जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस थे, इन्होंने बताया कि जब हम -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सोचिए कितना कम पर, अगर हम बोसान नामक कण को ठंडा करें, ठीक है, इसको अगर हम मतलब इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर सिंपली रखे, तब जाकर के ये आपको स्टेट मिलता है मैटर का। तो ये आपका 5वां स्टेट है मैटर का, जो कि है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो टोटल कितने प्रेजेंट टाइम में है आपके पदार्थ की अवस्था है 5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे है द फॉलोइंग आर रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो लाल संवहनीय ऊतक है, संयोजी ऊतक है।
तो ये तो सबको पता है कि जो ब्लड होता है एक तो ये कलर में रेड होता है, और वेस्कुलर यानी कि फ्लो होने वाला है, और कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी ऊतक है। सो रुधिर यानी कि ब्लड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इस ब्लड में टोटल प्लाज्मा कितना पाया जाता है, तो ये आपका 55% पाया जाता है। ठीक है, बाकी आप देखोगे तो इसमें बचा कुचा जो 45% है उसमें 44% तो आपका केवल आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पशल कहते हैं इसको, है ना। और बाकी जो 1% बचता है वो आपका व्हाइट ब्लड सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं 1% में। कहीं कहीं पर आपको ये जो आरबीसी इसका रेंज 40 to 45% दिखाया जाता है, लेकिन आप ध्यान रखना 44% एग्जैक्ट, बाकी 1% में आपका ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। साथ ही साथ प्लाज्मा को भी आपको बताया जाता है कि जो 55% है इसमें 90 से 92% आपका केवल वाटर प्रेजेंट होता है, जल प्रेजेंट होता है, और बचा कुचा जो आपका 8 से 10% है ये आपके प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स यानी जो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, ये जो प्रोटीन बनते हैं वो होते हैं आपके 8 से 10% पे। तो ये सारे के सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको आप ध्यान में रखना। ठीक है, आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। इनमें से कौन केमिकल चेंज का एग्जांपल नहीं है। केमिकल चेंज का मतलब वो होता है कि कोई एक सब्सटेंस आप लो, यहाँ पर ए सब्सटेंस मैं ले रहा हूँ, इसको अब मैं किसी के साथ रिएक्ट कराऊं, ठीक है, या फिर गर्म करूं या फिर जो भी इसके साथ करूं, तो कोई एक नया प्रोडक्ट बने, एक नया प्रोडक्ट बने, और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है इस ए के कंपेरिजन में मान लेते हैं बी बना है, तो बी की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ए के केमिकल प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग हो, नया प्रोडक्ट मिले, तब हम कहते हैं केमिकल चेंज हुआ इनके बीच। और वहीं पर अगर ये हम एक सब्सटेंस ले रहे हैं ए और इसको गर्म करते हैं या कुछ भी करते हैं इसके साथ, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है बी, भले ही वो दूसरा प्रोडक्ट बन गया हो, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अगर चेंज नहीं रहती है तो इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे आप पानी को लो, और पानी अगर लिक्विड फॉर्म में है, ऑब्वियसली पानी लिक्विड फॉर्म में है, अब ये जब गर्म होगा तो ये स्टीम बन जाएगा, यहाँ पर है कि नहीं, स्टीम। तो स्टीम अगर बन गया फिर भी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हुई है, इसमें आपका H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब कुछ है, यहाँ पर भी आपका H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब कुछ है, तो केमिकल प्रॉपर्टी इसकी चेंज नहीं हुई है, बस ये आपका एक नया प्रोडक्ट यानी कि ये ये आपका स्टीम बन गया है। ठीक है, वापस से आप इसको इस लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, जबकि यहाँ पर आप वापस से इसको इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये अंतर होता है दोनों में। अब देख लो, ग्रोथ ऑफ प्लांट है, जब पौधों का ग्रोथ होता है तो इसमें नए नए फल बनते हैं और नए नए पत्तियां आती हैं, है ना, नया प्रोडक्ट बनता है, तो ये आपका एक केमिकल चेंज है। बाकी रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, यहाँ पर भी लोहे में अगर जंग लगता है तो आप वापस से इसको लोहा नहीं बना सकते, तो ये भी आपका केमिकल चेंज हो गया। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अभी हमने बात किया कि पानी है, इसको आप अगर आप गर्म करते हो या ठंडा करते हो तो बस ये होगा कि ये स्टीम बन जाएगा या ठंडा करने पर बर्फ बन जाएगा, लेकिन इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी। तो ये आपका एक फिजिकल चेंज है, राइट। जब केमिकल प्रॉपर्टी बदली ही नहीं तो केमिकल चेंज हुआ ही नहीं। बाकी बर्निंग ऑफ अ कैंडल, ये एक ऐसा एग्जांपल है जो कि ये पता नहीं क्यों ऐसा पूछा गया है, बोर्ड वालों ने ऐसा पूछा। ये जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ना, ये दोनों में आता है, मतलब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों, क्योंकि जब हम कहते हैं मोमबत्ती जल रहा है तो इसका मतलब है ये कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोडक्ट बना रहा है, वाटर प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ अन्य भी गैसेस ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये नया प्रोडक्ट बना रहा है, इस वजह से ये केमिकल चेंज हो गया। लेकिन जब हम ये कहते हैं मोमबत्ती पिघल रही है तो ये सिंपली सॉलिड से, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ रही है, लेकिन जो मोमबत्ती पहले था उसमें जो मटेरियल था वो अभी पिघल करके है वहीं, बस ये लिक्विड स्टेट में चला गया है। तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज भी है ये, तो बस बोलने का डिफरेंस है, मोमबत्ती का जलना या मोमबत्ती का पिघलना, तो ये दोनों में आता है आपका। ध्यान देना, कई सारे बुक में ये दोनों लिखा गया है कि ये दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों कहलाता है, तो इसको चैलेंज किया जा सकता था। हालांकि ये आपका सटीक दिख रहा है कि पानी का जो जमना है ये एकदम फिक्स है कि ये केमिकल चेंज आपका नहीं है, फिजिकल चेंज है, बाकी तो सारे के सारे केमिकल चेंज हैं, तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज अ रॉकेट इन स्पेस वर्क। तो जो रॉकेट होता है अंतरिक्ष में, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है, यानी संवेग का संरक्षण का सिद्धांत। अब यहाँ पर सिंपली जो रॉकेट है और इससे निकलने वाला जो पीछे धुआं होता है, इनका जब आप मोमेंटम देखोगे, टोटल जो मोमेंटम है ना, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, m/v, मास इंटू वेलोसिटी, तो इस रॉकेट का मास हो गया और इस जो गैस पीछे निकल रही है, धुआं निकल रहा है, उसका मास और वेलोसिटी, इनका जब आप सम करोगे, टोटल मोमेंटम देखोगे छूटने से पहले और छूटने के बाद, तो वो आपका 0 आएगा। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर वर्क करता है, यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि टोटल सम जो होता है मोमेंटम का वो 0 आना चाहिए, राइट। आगे है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक हीटर रिसीव्स एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस its ends is 60 volt. The potential difference is increased to 127.5 volt.
देन व्हाट विल बी द करंट रिसीव्ड बाय द हीटर। तो काफी आसान सवाल है। एक हीटर है यहाँ पर, ठीक है, और हीटर में कह रहा है कि इसके टर्मिनल पे जो पहले वोल्टेज है वो 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो 4 एम्पियर की कर रही है। तो इस हीटर का ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस होगा। वो रेजिस्टेंस कितना है? वो आपका R इज इक्वल्स टू वी अपान आई, आपको पता है ओम्स लॉ से, और ये आई आपको 4 एम्पियर दिया गया है, तो ये आपका सिंपली हो गया 15, है ना, 15 ओम रेजिस्टेंस आपका निकल के आ गया इस नाइक्रोम वायर का, जो कि आपका हीटर में लगा है। तो ये रेजिस्टेंस तो एक ही मटेरियल लगा है, तो ये रेजिस्टेंस तो चेंज होने वाला नहीं है। अब आप यहाँ पर वोल्टेज को क्या कर दो, 60 वोल्ट से हटा करके आप इसको 127.5 कर दो। अब बताओ कि कितना करंट फ्लो होगा। तो रेजिस्टेंस तो हमको पता चली गया है इस नाइक्रोम वायर का, ठीक है। अब हमने इसको हटा दिया, ये ठंडा हो गया, फिर से इसका रेजिस्टेंस 15 ओम पे आ गया। तो हमने जब इसको इतना वोल्टेज दिया 127, तो करंट पता करना है। आई इक्वल्स टू होता है वी बाई आर। इस मटेरियल का आर हमको ऑलरेडी पता चल चुका है, और वोल्टेज हमने बढ़ा दिया 127.5, तो रेजिस्टेंस को आप रख दो 15। तो ये आप देखोगे 15 बाटे 120, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 8 आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 15 बचे 75, राइट। आगे है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो ये तो सबको पता है, ये आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब यूनिफॉर्मली आपका मूव कर रहा है एक ही स्पीड से, जब स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो हमारा होता है एक्सेलरेशन। तो ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम है, मान लेते हैं वो आपका y है, y माइनस वाई अपॉन टी, ये 0 अपॉन टी, दैट मीन्स 0, तो एक्सेलरेशन तो आपका 0 ही हो जाएगा, है कि नहीं। आगे है कि एलिमेंट x फ्रॉम एन ऑक्साइड विद द फार्मूला X2O3, द एलिमेंट x वुड मोस्ट लाइकली टू बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला दे दिया गया है X2O3, इसको आपको बनाना है, बताना है कि x जो है वो संभवतः इनमें से किसके रूप में है। तो आप देखो, आपने वैलेंसी कभी लिखी होगी या पढ़ी होगी, तो आप जानते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे X2O3 है तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो इसके नीचे, यानी ऐसे क्रॉस करते हैं। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो वो X के नीचे आएगा, और यहाँ पर X की जो वैलेंसी होगी वो इस ऑक्सीजन के नीचे आएगा। तो ऑक्सीजन के नीचे तो हम देख रहे हैं 3 है, यानी कि ये जो X है इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। तो आपके पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसकी वैलेंसी 3 होती है? तो ये आपका होता है ग्रुप नंबर जो 13 होता है, जिसमें आपका बेलगाइंटी आता है, ठीक है, बेलगाइंटी। मैं तो ऐसे ही ध्यान में रखा हूँ, वैसे आप याद रखते हो बैगन, आलू, गाजर इन थैला करके, लेकिन ये आपका हो गया बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो यहाँ पर आप देख लो कौन सा इसमें है, केवल एक आपका एल्यूमिनियम दिख रहा है, सी ऑप्शन, जो कि करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो वैलेंसी है वो 3 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो Al, ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर 2, और इस Al की वैलेंसी 3 है, तो क्रॉस आप करोगे तो ये ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा, और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 जो कि इसके नीचे आ जाएगा। तो Al2O3 आपका फार्मूला था, जहाँ पर ये X है वहां पर एल्यूमिनियम है। आगे है कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 80 डिग्री, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इंसिडेंट एंगल। तो ये तो आपको पता है ना कि किसी सरफेस पर जब कोई भी रे इंसिडेंट होती है और फिर रिफ्लेक्ट होती है, तो इनके बीच नॉर्मल से जो एंगल बनता है, अगर आई आपका इंसिडेंट रे है, सॉरी इंसिडेंट एंगल, और आर आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू आर। ये तो आपको पता है कि आई इज इक्वल्स टू आर होता है। और ये जो टोटल एंगल है ये हमको दे दिया है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री है। अब ये तो टोटल 80 डिग्री हमको पता है, और ये भी पता है कि इस 80 डिग्री में ये आई और आर ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि ऑब्वियसली ये 40 और 40 डिग्री हो जाएंगे, तभी तो बराबर भी होंगे, और इन दोनों का सम 80 हो जाएगा। सो 40 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल, यानी जो आई की वैल्यू है वो 40 डिग्री हो जाएगी। आगे है द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये किसके द्वारा खोजा गया था? अब I इज इक्वल्स टू V बाई आर, या जिसमें I जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है V के, ठीक है, यानी जितना वोल्टेज को आप बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा। अभी आपने देखा था यहाँ पर पीछे कौन से क्वेश्चन में, यहाँ पर आपने कि वोल्टेज जब 60 वोल्ट था तो 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही थी, जब वोल्टेज बढ़ा तो ये 8.5 एम्पियर की करंट हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जो वोल्टेज को आप बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, ये प्रोपोर्शनल होता है, साथ ही साथ रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ा तो करंट घटेगा, सबको पता है ये, तो ये ओम्स ने दिया था, ओम्स ला। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कैन मेनी प्लांट्स बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन, यानी इनमें से क्या है, किस घटना में कई पौधे एक जनक से रोग मुक्त स्थितियों में उगाए जा सकते हैं। तो ये आपका होता है टिश्यू कल्चर, ठीक है, टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन, इससे एक ही जनक से रोग मुक्त स्थितियों में पौधों को उगाया जा सकता है। इसमें बेसिकली हम लोग जो पौधे का ये तना वाला पार्ट होता है ना, ऊपर वाला,
उसी को हम लोग लेते हैं और इससे नए पौधे का निर्माण करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखते होंगे पौधे भले ही कितना भी पौधा आपका बीमार हो, इधर से दीमक खा गए हो या फिर ये सूख रहा हो काफी सारा नीचे का पार्ट, लेकिन ऊपर का जो पार्ट होता है एकदम तने वाला पार्ट होता है, यहाँ पर नए नए कुछ कली खिले होते हैं, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग लेकर के दूसरे पौधों का निर्माण करवाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं, राइट। तो टिश्यू कल्चर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि रोग से मुक्त होगा ये। अदरवाइज कोई और आप पार्ट को लेकर के पौधे बनाते हो तो हो सकता है कि वो भी वैसा ही पौधा निकले जैसा कि ये पहले था। तो अगर आपको रोग मुक्त कराना है तो टिश्यू कल्चर को आपको अपनाना होगा। आगे है, एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म, चूज द टर्म इक्वली रिलेटेड टू द थर्ड टर्म। यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, यानी चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पर ऑर्स्टेड दिया गया है। एक्चुअली ऑर्स्टेड होगा एस बीच में, शायद मेरे हिसाब से एस होना चाहिए। ऑर्स्टेड हो गया। और ये पावर है, ये हमको बताना है किसके साथ ये रिलेशन बनाएगा। वैसे तो आप ऑप्शन देख करके ही बता दोगे। एक ही ऑप्शन दिख रहा है पावर के लिए जो कि वाट करेक्ट फिट हो रहा है, जो कि इसकी मेजरिंग यूनिट है। तो इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको हम लोग मेजर करते हैं टेस्ला में। टेस्ला, ये जो ऑर्स्टेड है ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच रिलेशन को डेवलप किया था। इन्होंने ही बताया था इनके बीच रिलेशन को। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड को हम ऑर्स्टेड में भी मेजर करते हैं, साथ ही साथ टेस्ला में भी मेजर करते हैं, क्योंकि टेस्ला आगे चल करके इन्होंने ही इनको और भी ज्यादा इलस्ट्रेट किया। यानी इन्होंने अल्टरनेटिंग करंट, जो भी आप देख रहे हो ना अल्टरनेटिंग करंट आप अपने घरों में, ये टेस्ला साहब की ही देन है। तो इनकी इसी उपलब्धि के कारण ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम मेजर करते हैं टेस्ला में, और पहले इसको हम मेजर करते थे ऑर्स्टेड में, ठीक है। इसमें भी मेजर करते हैं और इसमें भी मेजर करते हैं। हालांकि इसकी जो एसआई यूनिट है वो है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र में कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं टेस्ला, राइट। तो आप टेस्ला भी ध्यान रखना, ऑर्स्टेड भी ध्यान रखना। ये मेजरिंग यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। बाकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी इसकी मेजरिंग यूनिट। आगे है, a car while moving is facing a wind from the opposite direction, the work done by the wind on the car will be। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक कार है, यहाँ पर एक कार है और हवा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है, कार इधर मूव कर रहा है ना। तो जब हवा इधर आपका चल रहा है, कार इधर मूव कर रही है, तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, ठीक अपोजिट है। तो F.ds जो cos थीटा है ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एक इधर तो 180 डिग्री की हो जाएगी। और आपको पता है cos 180 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री ये आपका -1 होता है। सो ये आपका -F.ds हो जाएगा, दैट मीन्स नेगेटिव आपका हो जाएगा फोर्स। और वैसे भी आपको पता है कि अगर फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो जबकि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो आपका जो वर्क है वो नेगेटिव हो जाएगा। आगे है कि इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड टू। तो हीरे में जो प्रत्येक कार्बन एटम होता है वो कितने कार्बन एटम से बाउंडेड होता है, तो ये 4 कार्बन एटम से बाउंडेड होता है, ठीक है, 4। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ। वहीं पर आपसे अगर ग्रेफाइट पूछा होता ना, आप ग्रेफाइट का भी ध्यान रखना। अगर ग्रेफाइट पूछे तो ये आपका एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से बाउंडेड होता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से ग्रेफाइट में कंडक्शन भी हो सकता है, जबकि इसमें कंडक्शन नहीं होगा। आपके हीरे में जो डायमंड है ये आपका इंसुलेटर है, जबकि इसमें कंडक्शन हो सकता है क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, राइट। तो जो ग्रेफाइट है वो 3 कार्बन परमाणुओं से बधा होता है, जबकि ये जो आपका डायमंड है ये 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बधा होता है। आगे है, इन लीव्स ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू। तो पत्तियों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो ये होता है स्टोमेटा के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, ठीक है। यानी पत्तियों में जो वाष्पोत्सर्जन है, पानी का वाष्प बन करके उड़ जाना, यानी अगर पौधों में पानी की मात्रा ज्यादा हो गई है तो ये इनके पत्तों से, और वो भी स्पेशली इसके स्टोमेटा से यानी रंध्रों से, इनके रंध्रों का मतलब छिद्र होते हैं जो छोटे छोटे ना, वो खुल जाते हैं और यहाँ से पानी वाष्प बन करके उड़ जाता है। आगे है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड पॉजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 जूल, फाइंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आपको सिंपली मास बताना है। आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 1/2 mv², कितना दिया हुआ है ये 120 जूल। तो अब देख लो 1/2 हमको मास निकालना है, वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान सवाल हो गया ये तो आपका, 120 हो गया। और वैसे मैं सॉल्व ही क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर तो सारे के सारे 15 दिए हैं, तो आपको दिख रहा है आपको मास निकालना है ना, फाइंड द मास, और मास का जो यूनिट होता है वो केजी में होगा। सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट आप निकाल के भी देख सकते थे यहाँ पर
कि ये आपका 4 है तो 30 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका 2 से कट गया ये 2, तो 2m इज इक्वल्स टू अगर 30 है तो मास जो है वो आपका कितना आ गया 15 kg, क्योंकि ये kg में होता है। सो 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड ओनली बाई, तो एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण इनमें से हम किसके द्वारा करते हैं? तो ऐसे जितने भी धातु होते हैं इनको हम इनके अयस्कों से प्राप्त करते हैं, ठीक है, इनके जो ओर्स होते हैं, और वो भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, साथ ही में कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी इस तरीके के जितने हैं, पोटेशियम, इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, विद्युत घटन करते हैं, राइट, इलेक्ट्रोलिसिस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 81 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम इज, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार बताया है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है आप जितना ग्राम आप एल्यूमिनियम अपने हाथ में जैसे ले रहे हो, ठीक है, ये एल्यूमिनियम आपने अपने हाथ में लिया, ये बता दिया कि 81 ग्राम है, और आप देख लो कि एल्यूमिनियम का कितना एटॉमिक मास होता है ना, जो मॉलिक्यूलर मास होता है जो पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो वो 27 है, तो उसको आप नीचे रख दो, जब आप इसको देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 3, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। लेकिन वही पूछा होता कि कितने एटम प्रेजेंट है 81 ग्राम में, तो आप इस 3 में जो एक मोल में कितने एटम होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, इसका मल्टीप्लाई करते तो इतने एटम हो जाते हैं, लेकिन हमसे केवल नंबर ऑफ मोल्स पूछा था, तो 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि देयर आर 10 प्रोटॉन्स एंड 70 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, व्हाट इज इट्स मास नंबर, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन हो गया कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो प्रोटॉनों की संख्या होती है प्लस जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वही होती है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो कितना है यहाँ पर 10 प्रोटॉनों की संख्या है, और ये जो प्रोटॉनों की संख्या होती है ये बराबर होता है एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर के, तो 10 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 17, ये मिलकर के हो जाएंगे मास नंबर, दैट मीन्स 27। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट हैव द सेम एसआई यूनिट। अब देखिए कुछ ऐसे भी पेयर्स हैं जिनकी एसआई यूनिट सेम होती है, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, दोनों को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, लेकिन आप ध्यान देना जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है ना, और दोनों की यूनिट मीटर होती है। बाकी जो फोर्स है और प्रेशर है इसका यूनिट होता है न्यूटन और इसका यूनिट होता है पास्कल, तो इनकी एसआई यूनिट अलग अलग है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनका एक समान यूनिट नहीं है। बाकी फोर्स जो है वो आपका क्या है, फोर्स की अगर हम बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि प्रेशर जो आपका है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि प्रेशर जब कहीं पर भी किसी भी चीज पर लगता है तो वो ऑल डायरेक्शन में वर्क करता है, कोई मतलब इसके डायरेक्शन का आता पता नहीं होता, जबकि फोर्स हमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, या तो उसी डायरेक्शन में जिस तरह वस्तु डिस्प्लेस हो रही हो, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर नीचे ऐसे प्रेशर लगाते हैं ना, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है और प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। वर्क और एनर्जी, ये देखिए दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों की यूनिट जूल होती है कि कितना जूल आपने कार्य किया या कितना जूल एनर्जी गेन हुआ, लॉस हुआ। बाकी वर्क और एनर्जी जो है ये दोनों के दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, ध्यान देना ये भी स्केलर है ये भी स्केलर है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, इनमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती कि आप किस डायरेक्शन में कितना ऊर्जा प्राप्त किए या फिर कितना कार्य किया आपने। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो वेलोसिटी है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, जबकि जो स्पीड है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये आप ध्यान देना, दोनों की यूनिट सेम है। तो इनमें किसकी यूनिट सेम नहीं थी, फोर्स और प्रेशर की, इस वजह से ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड सेल, इनमें से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, लेकिन इनमें वो ऑप्शन नहीं है जो पहले पूछा गया था। एक आपका होता है स्क्लेरेन काइमा, ठीक है, स्क्लेरेन जो काइमा था, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, जो स्क्लेरेन काइमा है ये आपका जो टिश्यू है ऊतक है पौधों में, इनमें डेड सेल होते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि स्क्लेरेन काइमा, पेरेन काइमा, कोलेन काइमा, एरेन काइमा ये परमानेंट टिश्यू हैं, ये आपके परमानेंट टिश्यू हैं, ठीक है, परमानेंट टिश्यू हैं यानी अस्थायी ऊतक हैं। और इनमें जो पेरेन काइमा, कोलेन काइमा, एरेन काइमा है, ये जो तीनों के तीनों है ये इनमें लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, लिविंग सेल्स, जबकि ये जो स्क्लेरेन काइमा होता है इसमें डेड सेल्स होते हैं। बाकी जो जाइलम होता है इसमें भी डेड सेल्स होते हैं, और ये मेनली पौधों में जल को, ठीक है, देखिए ऐसे लिखिए जाइलम, मैंने आपको कई बार बताया है, जाइलम लिखिए, जाइलम में जा रहा है तो ये पौधों में जल को, पौधों के पूरे हिस्से तक, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक जल को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। और वहीं पर एक होता है आपका फ्लोएम, हिंदी में लिखिए फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। तो आप देखोगे फ से फ्लोएम, तो फ से फूड, ये याद करने का बस तरीका है कि फूड यानी भोजन को ट्रांसपोर्ट कौन कराने का कार्य करता है, तो वो फ्लोएम कराता है।
पौधों के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम को ध्यान देखना, इसका जो कार्य है वो जरूर पूछता है कि जाइलम का क्या कार्य है, फ्लोएम का। जाइलम से जल और फ्लोएम से फूड। जल को ट्रांसपोर्ट कराता है जाइलम और फूड को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है फ्लोएम। बाकी यहाँ पर जो जाइलम है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसमें, डेड सेल्स होती हैं। आगे है चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट वेस्कुलर सिस्टम। तो इनमें हमको बताना है संवहन तंत्र के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि जो ब्लड का फ्लो होता है उसके बारे में कौन सा सही नहीं है। कह रहा है यह जो ब्लड है वो फ्लोज एट लोड प्रेशर विथ जर्क एंड फास्टर इन देम, यानी ये कम दबाव में बहता है, साथ ही साथ झटके के साथ बहता है या उनमें तेज होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा होने लगे तो फिर आप बचोगे ही नहीं, आप ऊपर उठ जाओगे। झटके के साथ बहेगा ही नहीं, ये यूनिफॉर्मली फ्लो होता है। और यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ज्यादा भी दबाव नहीं होता है, बहुत कम भी दबाव नहीं होता है। तो ये बिल्कुल आपका गलत है। और यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% बनता है। तो जो आपका बॉडी का वेट होता है जितना भी केजी, 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी, तो इसका 7 से 8% केवल ब्लड का ही वेट होता है। तो ये भी सही है। बाकी ब्लड इज कॉमनली कॉल्ड रिवर ऑफ लाइफ, जैसे नदियां जहां जहां पर बह करके जाती हैं, है ना, किसी बांध से, तो वहां वहां पर किसानों के लिए फायदेमंद होता है। या फिर कहीं पर गया जहां पर बिजली बन गया, बहुत सारे इसके काम लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही लाभकारी होती है नदियां, जिस जिस हिस्से तक जाएंगी वहां वहां फायदा करेंगे। तो ऐसे ही जो ब्लड है ये हमारे शरीर के हर एक पार्ट तक जाता है, चाहे वो कोई भी हिस्सा हो आपके शरीर का। वहां तक अगर नहीं जाएगा तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, या फिर वहां पर न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व है वो नहीं पहुंचेंगे, तो दिक्कत हो सकता है। इस वजह से इसको हम लोग रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं। बाकी है कि लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज 115 to 120 डेज। ये भी सही है कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन का होता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत था और ये पूछा था कौन सा सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। आगे है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 200 न्यूटन, इट्स मास इज 100 केजी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इससे आसान सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता। वैसे भी आप तो डायरेक्ट ऐसे टिक कर देते, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता, क्योंकि एक्सेलरेशन पूछा है, सारे के सारे ही ऑप्शन में 2 2 2 लिखा गया है, बस यूनिट का ध्यान देना था। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। या फिर आप निकाल भी सकते हो F = ma, F की वैल्यू 200 न्यूटन, M की वैल्यू 100 केजी, केजी में ही रहता है। ए हमारा यहाँ पर है, ये 100 दूनी के 200 हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो गया। राइट, तो ये रहे आज के जितने भी क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे। तो अगर पसंद आया करे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दिया करिए। आप लोग करते नहीं हो, बट ठीक है। बाकी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको हो रहे हैं इनको एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा, पूरा का पूरा जितना भी क्वेश्चन आपने किया है पहले 1000 तक हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।